मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं एब्जॉर्प्शन के बारे में। पिछले वीडियो में जो जस्ट इस चैप्टर का फर्स्ट वीडियो था उसमें मैंने डिस्कस किया हुआ है एब्जॉर्प्शन के बारे में, जो कि सरफेस फिनोमेनन है। एब्जॉर्प्शन क्या होता है, एब्जॉर्प्शन क्यों होता है, एब्जॉर्प्शन की मैकेनिज्म क्या है, ये सारी बात हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। जिसमें ये बताया कि एब्जॉर्प्शन एक सरफेस फिनोमेनन है जिसमें किसी एक सब्सटेंस का एक्यूमुलेशन किसी दूसरे सब्सटेंस के सरफेस पे होता है और वह उस एक्यूमुलेशन के कारण सरफेस पे जो कंसंट्रेशन होता है उस स्पेसिफिक सब्सटेंस का वो ज़्यादा होता है इन द कंपैरिजन टू द बल्क। तो उस घटना को हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन। वह एक सरफेस फिनोमेनन है, मतलब सरफेस पे किसी भी सब्सटेंस के सरफेस पे एक्यूमुलेट हो जाना। और वहाँ हमने दो टर्म्स भी डिफाइन किए हुए हैं और वे टर्म्स थे कि एडजॉर्बेट एंड एडजॉर्बेंट। एडजॉर्बेट का मतलब हुआ कि वैसा सब्सटेंस जिसका एडजॉर्प्शन हो रहा है वो एडजॉर्बेट हुआ, और जिस सब्सटेंस पे जिसके सरफेस पे एडजॉर्प्शन हो रहा है उसको हम एडजॉर्बेंट के नाम से जानते हैं। जैसे मैंने ये समझाया था कि अगर सपोज कीजिए ना कि हमारा यही चॉक होल्डर है, इस चॉक होल्डर को हम पानी में डुबाएंगे तो पानी इसके सरफेस पे चिपक जाएगा, उस चॉक होल्डर के सरफेस पे चिपक जाएगा। फिर हम चाहें तो इसको एक बार कपड़े से साफ़ कर दें, पानी साफ भी हो जाएगा। तो ये कहलाएगा एडजॉर्प्शन। तो ये जो चॉक होल्डर हुआ, जिसका चॉक होल्डर का सरफेस, ये एडजॉर्बेंट कहलाएगा, और जो पानी है वो एडजॉर्बेट कहलाएगा। तो यहाँ एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेट की बात हो रही है। जिसके सरफेस पे एडजॉर्प्शन हो रहा है वो एडजॉर्बेंट है, जिसका एडजॉर्प्शन हो रहा है वो एडजॉर्बेट है। और एक उसी से मिलता जुलता एक टर्म है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन मैंने स्पेलिंग लिखा हुआ है इस पे बोर्ड पे, देख लीजिए एब्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्प्शन में एब का मतलब होता है बल्क। बल्क, यह एक बल्क फिनोमेनन है। बल्क फिनोमेनन है। तो बल्क का मतलब आप समझ रहे हैं कि इंटीरियर पार्ट में इंटर कर जाएगा। जैसे अगर हम एक चॉक को, इसी चॉक के एक टुकड़े को हम पानी में डालते हैं तो पानी इसके अंदर तक इंटर कर जाएगा, ये अंदर तक भीग जाएगा, और इस फिनोमेनन को हम कहेंगे एब्जॉर्प्शन। वाटर का एब्जॉर्प्शन हुआ है चॉक के द्वारा, तो ये एब्जॉर्प्शन है। एब्जॉर्प्शन एक बल्क फिनोमेनन है। तो हम ये कह सकते हैं कि accumulation of a substance above the surface of another substance after which the substance enters into the interior of another substance। जो दूसरे सब्सटेंस के इंटीरियर में इंटर कर जाए तो हम उस घटना को कहते हैं कि एब्जॉर्प्शन हुआ है, वो एब्जॉर्प्शन होता है। हम यूँ कह सकते हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस इन बल्क, कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस इन बल्क मतलब इंटीरियर में कंसंट्रेशन जो होगा वो ज़्यादा होगा। कंसंट्रेशन एट सरफेस, कंसंट्रेशन एट सरफेस पे जो कंसंट्रेशन है उससे ज़्यादा कंसंट्रेशन अगर बल्क में है तो हम उस घटना को एब्जॉर्प्शन के नाम से जानेंगे। ये एब्जॉर्प्शन होगा। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जब बातें हम करते हैं कि मॉइस्चर है, कहीं मॉइस्चर है, तो उस मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने के लिए हम दो चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं।
एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड, एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड वाइट कलर का पाउडर होता है। और दूसरा सिलिका जेल का इस्तेमाल हम करते हैं, सिलिका जेल का इस्तेमाल करते हैं। सिलिका जेल एक छोटा छोटा वो ऐसा इस शेप का होता है, सिलिका जेल बनाया जाता है। और जहाँ कहीं भी मैंने पहले भी बताया था आपको कि आप अगर कोई अच्छे लेदर क्वालिटी का शूज वगैरह खरीदते हैं या कोई कंप्यूटर पार्ट्स खरीदते हैं तो उसमें एक पुड़िया बना हुआ रहता है, सैचेट बना हुआ रहता है जिसमें ये सिलिका जेल डाला हुआ है। सिलिका जेल डालने का यही मतलब है कि उस पैकेट में मॉइस्चर नहीं लगेगा, जो भी मॉइस्चर उसमें लगने की संभावना होगी उस मॉइस्चर को वो सिलिका जेल एब्जॉर्ब कर लेगा अपने सरफेस पे, तो मॉइस्चर नहीं लगेगा। पहले पुराने समय में वहाँ सिलिका जेल के जगह पर कैल्शियम क्लोराइड का, एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड का यूज़ किया जाता था। कैल्शियम, इसमें एक बात मैं आपको बता दूं कि ये भी एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ मॉइस्चर, एब्जॉर्प्शन ऑफ मॉइस्चर, ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करेगा और उसके बाद ये गीला हो जाएगा, चिपचिपा हो जाएगा, स्टिकी हो जाएगा। ये देखिएगा कि वो कैल्शियम क्लोराइड जो है वो स्टिकी हो गया है, चिपचिपा हो गया है, गीला हो गया है। जबकि सिलिका जेल जो है वो एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्ब्स द मॉइस्चर, ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करेगा एंड डज नॉट बिकम स्टिकी। ये वेट मतलब ये गीला नहीं होगा, स्टिकी नहीं होगा। आप चाहें तो उसको थोड़ा सा प्रोसेस करके सिलिका जेल का इस्तेमाल आप आसानी से कर सकते हैं, इसको दोबारा रीयूज़ कर सकते हैं। हम यहाँ लिख देते हैं कि कैन बी रीयूज्ड, कैन बी रीयूज्ड, जबकि इसका रीयूज़ नहीं कर सकते हैं आप। इसका अगर आप चाहें रीयूज़ करना तो आप ऐसा नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये गीला हो चुका होगा, उसका रीयूज़ नहीं कर सकते हैं। तो ये है एब्जॉर्प्शन की बात। एब्जॉर्प्शन का एक एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि हम एक कंटेनर लेते हैं, और उस कंटेनर में इंक, इसमें हमने ब्लू कलर का इंक लिया हुआ है, ठीक है। अब इसमें एक चौक का एक स्टिक हम डाल देते हैं, स्टिक ऑफ चौक। जब चौक का स्टिक डालिएगा तो यहाँ दो घटनाएं आपको देखने को मिलेगी। वाटर जो है, वाटर प्रेजेंट इन द इंक, इंक में जो वाटर प्रेजेंट होगा इंटर्स इनटू द बल्क ऑफ द चाक, चौक के बल्क में इंटर कर जाएगा वो वाटर, और वो अंदर से आपको गीला, अगर उसको तोड़ के देखते हैं तो अंदर से वो गीला दिखेगा। जबकि इंक जो है, द ब्लू कलर इज डिपोजिटेड एट द सरफेस ओनली, केवल सरफेस पे ही रहेगा ब्लू कलर। तो यहाँ आपने देखा कि ये वाटर जो इंटर कर गया तो इसका एब्जॉर्प्शन हुआ, इसका एब्जॉर्प्शन हुआ, एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस। जबकि इंक का एडजॉर्प्शन हुआ, एडजॉर्प्शन टेक्स प्लेस, यहाँ एडजॉर्प्शन हुआ। तो
एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में क्या फ़र्क होता है ये समझाने के लिए मैंने ये एग्जाम्पल लिया है कि एडजॉर्प्शन का मतलब हुआ ये सरफेस फिनोमिनन है, उसमें केवल और केवल सरफेस का पार्टिसिपेशन होगा, जबकि एब्जॉर्प्शन में बल्क का पार्टिसिपेशन होता है। मतलब जो भी एडजॉर्बेट मॉलिक्यूल्स हैं, एब्जॉर्बेट मॉलिक्यूल्स हैं, वो बल्क में इंटर कर जाते हैं, वो इंटीरियर पार्ट में इंटर कर जाते हैं, तो ये कहलाता है एब्जॉर्प्शन। और जब दोनों बातें साथ में हो, मतलब एडजॉर्प्शन भी हो रहा हो और प्लस एब्जॉर्प्शन भी हो रहा हो, एब्जॉर्प्शन भी हो रहा हो, तो उसके लिए एक टर्म इस्तेमाल किया जाता है सॉर्प्शन। सॉर्प्शन जब दोनों एक साथ हो रहा हो, जब दोनों को मिला देते हैं तो उसके लिए एक नया टर्म इस्तेमाल किया जाता है सॉर्प्शन। तो ये उसी से मिलता जुलता, उसी के जैसा नाम वाला, एडजॉर्प्शन के जैसा ही नाम वाला एक फेनोमेनन था एब्जॉर्प्शन, जो मैंने डिस्कस कर दिया। एब्जॉर्प्शन हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये घटनाएं हैं, कहीं कहीं होती हैं और इसके बारे में जान लेना। लेकिन जो हमारा फोकस है, हम जो समझने वाले हैं, हम जो पढ़ना चाहते हैं, वो है एडजॉर्प्शन, क्योंकि उसी का सबसे ज़्यादा हमारे आम जीवन में इस्तेमाल होता है, सबसे ज़्यादा हम आसपास अपने देख पाते हैं, वो है एडजॉर्प्शन, जो एक सरफेस फिनोमिनन है। किसी भी मॉलिक्यूल का एक्यूमुलेशन और रिटेंशन कहाँ हो जाता है? सरफेस पे, तो हम उसको कहते हैं एडजॉर्प्शन हुआ है। और एडजॉर्प्शन की मैकेनिज्म मैंने समझा दिया आपको, और एडजॉर्प्शन क्यों होता है इसका कारण बता दिया कि जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स है वो हमेशा स्ट्रेस में रहते हैं, क्योंकि उनके ऊपर कोई लेयर नहीं होता है, वो ओपन होते हैं, तो उनको एक स्ट्रेस, एक सरफेस टेंशन फील होता है, जिसके कारण उनकी टेंडेंसी होती है अपने आप को ढक लेने की। और ढकने के लिए ही, ढकने के दरमियान वो अपने सरफेस के ऊपर, अपने ऊपर एक लेयर बना लेते हैं, जिसको हम एडजॉर्प्शन के नाम से जानते हैं, तो वो कहलाया एडजॉर्प्शन। तो एडजॉर्प्शन एक सरफेस फिनोमिनन है, और एडजॉर्प्शन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, एडजॉर्प्शन एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। एडजॉर्प्शन जब कभी होगा तो कुछ एनर्जी रिलीज होगी हीट के फॉर्म में, और मैंने कहा भी कि वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, और उस हीट का अपना एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस भी है। तो हम फिर से वापस होंगे एडजॉर्प्शन पे। एडजॉर्प्शन के बारे में सब कुछ समझ चुके हैं हम लोग। अब हम लोगों को ये समझना है कि एडजॉर्प्शन का क्लासिफिकेशन कैसे किया गया है, कितने टाइप के एडजॉर्प्शन हो सकते हैं, हम उस पर अपना फोकस करें। एडजॉर्प्शन का जो क्लासिफिकेशन है वो हमारा बेसिस है एडजॉर्प्शन क्लासिफिकेशन करने का, कि एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, निश्चित रूप से जो एडजॉर्बेट मॉलिक्यूल्स एक्यूमुलेट हुए हैं एडजॉर्बेंट के सरफेस पे, तो किसी न किसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू वहाँ बंधे होंगे, रिटेन किए होंगे। तो उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बेसिस पर हम एडजॉर्प्शन को दो कैटेगरी में बांटते हैं। एक है फिजिकल एडजॉर्प्शन, दूसरा है केमिकल एडजॉर्प्शन। फिजिकल एडजॉर्प्शन को हम शॉर्टकट में फिजिसॉर्प्शन भी कहते हैं, और केमिकल एडजॉर्प्शन को हम केमिसॉर्प्शन भी कह सकते हैं। तो इन दोनों को हम समझ लेना चाहते हैं कि फिजिकल एडजॉर्प्शन क्या है और केमिकल एडजॉर्प्शन क्या है। तो देखिए, हम इसको बारी बारी से भी देखेंगे, लेकिन पहले कुछ इंट्रोडक्शन बता दूं। जैसे फिजिकल एडजॉर्प्शन का मतलब ही हुआ कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है एडजॉर्बेट एंड एडजॉर्बेंट के बीच में, वो फिजिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, लाइक वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, लंडन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ये कह सकते हैं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द एडजॉर्बेट एंड एडजॉर्बेंट, एडजॉर्बेट एंड एडजॉर्बेंट के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो होगा फिजिकल फोर्स लाइक वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। आप जानते ही हैं कि वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वह एक वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो यह एक वीकर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है फिजिकल एडजॉर्प्शन में। अगर ऐसा हो रहा हो, अगर किसी एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में फिजिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो हम उसको कहेंगे फिजिकल एडजॉर्प्शन। यहाँ जो बात होती है
केमिसॉर्प्शन, तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो केमिकल होगा, केमिकल बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड like covalent bond. Covalent bond is there between adsorbate and the adsorbent molecule. एडजॉर्बेट एंड एडजॉर्बेंट मॉलिक्यूल के बीच में केमिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जैसे कोवैलेंट बॉन्ड हुआ वो होता है। तो निश्चित रूप से यह एक स्ट्रॉन्गर बॉन्ड हुआ, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड हुआ, तो जो इंटरेक्शन होता है वो स्ट्रॉन्गर होता है। अब इसी से बहुत सारी बातें समझ में आ जाती हैं कि इसमें जो एनर्जी रिलीज होगा जिसको हम कहते हैं सरफेस एनर्जी, कि इंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन उसका नाम है, इंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन। चूँकि बॉन्ड बहुत वीक बना, इंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन ये लो होगा। इंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन का मतलब हुआ कि हीट रिलीज्ड आफ्टर एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन के बाद जो हीट रिलीज होता है उस एनर्जी को इंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन कहते हैं, और वो निश्चित रूप से लो होगा क्योंकि इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम हो, मतलब वीक होता है। यहाँ जो इंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन होगा वो ज़्यादा होगा, इंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन ज़्यादा होगा, एडजॉर्प्शन इज हाई। क्यों? क्योंकि इसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो स्ट्रॉन्गर है, तो स्ट्रॉन्गर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से इंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन ज़्यादा हीट रिलीज होगा। केमिकल एडजॉर्प्शन का एक एग्जाम्पल और फिजिकल एडजॉर्प्शन का एक एग्जाम्पल यहाँ देख लेते हैं, जैसे एडजॉर्प्शन ऑफ गैसेस, एडजॉर्प्शन ऑफ गैसेस एट चारकोल। चारकोल पे जो गैस का एडजॉर्प्शन होता है वो फिजिकल एडजॉर्प्शन है, या एडजॉर्प्शन ऑफ मॉइस्चर, एडजॉर्प्शन ऑफ मॉइस्चर एट द सरफेस ऑफ सिलिका जेल, सरफेस ऑफ सिलिका जेल, ये कहलाता है फिजिकल एडजॉर्प्शन। केमिकल एडजॉर्प्शन में आइए, केमिसॉर्प्शन में आइए, तो कह सकते हैं कि एडजॉर्प्शन ऑफ हाइड्रोजन गैस, एडजॉर्प्शन ऑफ H2 गैस एट द प्लेटिनम पैलेडियम निकेल सरफेस। ये जो एडजॉर्प्शन होता है वो केमिकल एडजॉर्प्शन होता है, वो भी हायर टेम्परेचर पे। ये हम बात करेंगे भी अभी हम बारी बारी से फिजिकल एडजॉर्प्शन, केमिकल एडजॉर्प्शन और उसके किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है उसको हम बारी बारी से समझ लेते हैं कि ये कौन से फैक्टर्स हैं जिन पर डिपेंड करता है फिजिकल एडजॉर्प्शन और केमिकल एडजॉर्प्शन। तो पहले हम बात कर लेते हैं फिजिकल एडजॉर्प्शन की। फिजिकल एडजॉर्प्शन के बारे में आपको अभी जस्ट बताया कि फिजिकल एडजॉर्प्शन एक ऐसा एडजॉर्प्शन है जिसमें एडजॉर्बेट एंड एडजॉर्बेंट के बीच में फिजिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जैसा कि वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हुआ, लंदन फोर्स हुआ, डिस्पर्सन फोर्स हुआ, मतलब फिजिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हुआ जिसमें हम कहते हैं कि ये बहुत ही वीकर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो वीकर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने के कारण इसमें जो हीट ऑफ एंथैल्पी होता है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन, तो ये कह सकते हैं कि ए स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट इज रिलीज्ड, स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट इज रिलीज्ड। बताया भी है पहले आपको कि ये जो हीट रिलीज होता है वो इंटरेक्शन के स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है, जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होगा उतना ज़्यादा हीट रिलीज होगा।
तो यहाँ पर चूंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ही वीकर है, इसलिए उतना हीट रिलीज नहीं होगा, वो बहुत ही कम इंथैल्पी चेंज होता है इसमें। तो हम ये कहते हैं कि इसके लिए जो इंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन है वो लो होता है। अभी बात भी किया मैंने, इंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन इसका बहुत ही लो होता है, ये लो होता है, और उसका वैल्यू कैलकुलेटेड है 20 to 40 किलो जूल। इतना हीट रिलीज होता है एडजॉर्प्शन के बाद। देखिए ये जो एडजॉर्प्शन है, सपोज कीजिए कि ये सरफेस है और इस सरफेस पे फिजिकल एडजॉर्प्शन किसी गैस का हुआ, तो उसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कमज़ोर है जिसको तोड़ा जा सकता है, मतलब इस मॉलिक्यूल को हम बाहर निकाल सकते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, डिसॉर्प्शन। डिसॉर्प्शन, और डिसॉर्प्शन आसानी से किया जा सकता है, वो आसानी से डिसॉर्प्शन कराया जा सकता है क्योंकि इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो बहुत ही वीक होता है, इसलिए डिसॉर्प्शन बड़ा आसान होता है। मतलब एडजॉर्प्शन कराने के बाद डिसॉर्प्शन आसानी से कर सकते हैं। डिसॉर्प्शन जो है, डिसॉर्प्शन कैन बी कैरीड आउट बाय दो वेज हैं, प्रेशर रिड्यूस करके, रिड्यूसिंग प्रेशर रिड्यूस करके करा सकते हैं, एंड इंक्रीजिंग टेम्परेचर, इस पर खूब चर्चा हम लोग करेंगे भी। इंक्रीजिंग टेम्परेचर बढ़ा के हम डिसॉर्प्शन करा सकते हैं, एडजॉर्प्शन घटा सकते हैं। ये बात हुई। इसमें कहता है कि चूंकि फिजिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो किसी दो सब्सटेंस के बीच में, वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किन्हीं दो सब्सटेंस के बीच में हो सकता है, इसलिए फिजिकल एडजॉर्प्शन जो हुआ वो नॉन स्पेसिफिक नेचर का हुआ। नॉन स्पेसिफिक, ऐसा नहीं कि ये किसी खास के बीच में ही फिजिकल एडजॉर्प्शन होगा, ये नॉन स्पेसिफिक होता है। और एक बात और बता दूं कि ये रिवर्सिबल नेचर का होता है। ये रिवर्सिबल नेचर का होता है कि अगर आप चाहें तो एडजॉर्प्शन करा दिया, फिर से डिसॉर्प्शन करा दिया, फिर से एडजॉर्प्शन कराया जा सकता है, फिर से डिसॉर्प्शन कराया जा सकता है, मतलब जितनी बार चाहें आप एडजॉर्प्शन डिसॉर्प्शन करा सकते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि ये रिवर्सिबल नेचर का होता है फिजिकल एडजॉर्प्शन। फिजिकल एडजॉर्प्शन में एक और भी बात बता दूं कि ये मल्टी लेयर होता है। इन सारी बातों पर हम चर्चा अभी करने वाले हैं। ये मल्टी लेयर होते हैं, मल्टी लेयर एडजॉर्प्शन है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा लेयर बनेगा, क्योंकि एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा लेयर, इसके ऊपर लेयर दर लेयर बनते जाएंगे, क्योंकि सभी लेयर्स का वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एडजॉर्बेंट के साथ हो सकता है, तो ये मल्टी लेयर होता है। तो हम आपको ये समझाना चाहते हैं कि आखिर फिजिकल एडजॉर्प्शन जो है उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, उस पर कौन कौन से फैक्टर का असर होता है, इसको समझने के लिए हम लोग इस अलग से इसको पढ़ना चाह रहे हैं कि कैरेक्टरिस्टिक क्या है फिजिकल एडजॉर्प्शन के। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिसॉर्प्शन। फिजिकल एडजॉर्प्शन के कैरेक्टरिस्टिक क्या है ये समझना है। तो पहला, नॉन स्पेसिफिसिटी। ये नॉन स्पेसिफिक होते हैं। नॉन स्पेसिफिक का मतलब हुआ कि हम किन्हीं दो सब्सटेंस के बीच में फिजिकल फोर्स इस्टेब्लिश कर सकते हैं, मतलब वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किन्हीं दो सब्सटेंस के बीच में हो सकता है। इसका मतलब फिजिकल एडजॉर्प्शन भी किन्हीं दो सब्सटेंस का हो सकता है। तो नॉन स्पेसिफिक का मतलब हुआ कि मैं ये लिख देना चाहता हूं कि एनी सब्सटेंस कैन मेक वैन डर वाल फोर्स विथ अदर्स। दूसरे से वो वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बना सकता है। हेंस एनी सब्सटेंस कैन बी
एनी सब्सटेंस कैन बी physically adsorbed at any other substance, किसी दूसरे सब्सटेंस पे फिजिकल एड्जॉर्प्शन उसका हो सकता है, इसलिए हम लोग कहते हैं कि वो नॉन स्पेसिफिक है, हेंस नॉन स्पेसिफिक। इसमें कुछ भी स्पेशल नहीं है। ऐसा नहीं कह सकते हैं कि हाइड्रोजन का ही केवल एड्जॉर्प्शन होगा फिजिकल एड्जॉर्प्शन, या नाइट्रोजन का ही केवल होगा फिजिकल एड्जॉर्प्शन। किसी का भी किसी एड्जॉर्बेट के साथ हो सकता है, इसलिए हमने कहा कि ये नॉन स्पेसिफिक नेचर का होता है, पहली बात। दूसरा जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, इफेक्ट ऑफ नेचर ऑफ एड्जॉर्बेट, नेचर ऑफ एड्जॉर्बेट, ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है, इसको समझिए कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी, कि जैसे हमारे पास है हाइड्रोजन, हमारे पास है नाइट्रोजन, हमारे पास है कार्बन मोनोऑक्साइड, हमारे पास है CH4, हमारे पास है SO2 गैस, ये सारे के सारे गैसेस हमारे पास हैं। CO2 ले लेता हूँ, CO2 है। अब एक प्लेटिनम का, ए पीस ऑफ प्लेटिनम, piece of platinum is given as adsorbent। हमें एक प्लेटिनम का टुकड़ा दिया गया है जो एड्जॉर्बेंट की तरह यूज करना है। तो अब सवाल ये है कि किस गैस का, इन सभी गैसेस में से किस गैस का एड्जॉर्प्शन सबसे ज़्यादा होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि कंपैरेटिव एड्जॉर्प्शन सबसे ज़्यादा किसका होगा, कैन बी डिसाइडेड on the basis of nature to form a stronger intermolecular force with adsorbent, एड्जॉर्बेंट से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन बना सकता है, इस पे डिपेंड करता है कि किसका एड्जॉर्प्शन सबसे पहले सबसे ज़्यादा होगा। तो कहता है कि आप समझ रहे होंगे कि लिक्विड और गैस में अगर हम किसी एड्जॉर्बेंट पे लिक्विड को एड्जॉर्ब कराएं, वो ज़्यादा एड्जॉर्ब होगा, क्योंकि उसमें वो सरफेस टेंशन या विस्कोसिटी वगैरह का कंसेप्ट आता है, जिसके कारण वो चिपक जाएगा, सरफेस पे चिपक जाएगा वो। यहाँ जो गैसेस हैं उनके लिए जो इजीली लिक्विफिएबल गैस होंगे, द इजीली liquefiable gas can form a stronger bond with adsorbent and hence will be adsorbed first। मतलब ये हुआ कि जिस गैस का लिक्विफिकेशन, जो गैस सबसे पहले लिक्विड में कन्वर्ट होने की कैपेबिलिटी रखता है, उसका एड्जॉर्प्शन सबसे ज़्यादा होगा। तो एड्जॉर्प्शन सबसे ज़्यादा लिक्विफिएबल जो है वो किस पे डिपेंड करता है, लिक्विफिकेशन जो हुआ
हम लोग किसकी मदद से जानते हैं? तो क्रिटिकल टेम्परेचर की मदद से। याद होगा आपको, क्रिटिकल टेम्परेचर की मदद से हम लोग जानते हैं कि कौन गैस जल्दी लिक्विफाई होने वाला है। क्रिटिकल टेम्परेचर का डेफिनेशन है, इट इज द टेम्परेचर एट विच ए गैस स्टार्ट्स टू लिक्विफाई एट द certain pressure. If the temperature is above this critical temperature, then gas can never be liquefied even after applying very high pressure. मतलब ये हुआ कि क्रिटिकल टेम्परेचर वह टेम्परेचर है, वह ताप है कहिए, जिस पर कोई गैस लिक्विड में कन्वर्ट होने लगता है। अगर टेम्परेचर उससे ज़्यादा हुआ तो उस गैस को लिक्विफाई नहीं किया जा सकता है। उस टेम्परेचर से कम टेम्परेचर पर लिक्विफिकेशन होगा, उस टेम्परेचर पर लिक्विफिकेशन होगा, लेकिन उससे ज़्यादा टेम्परेचर अगर है तो लिक्विफिकेशन नहीं होगा। तो हम ये कहते हैं कि वो क्रिटिकल टेम्परेचर। तो आप समझ गए होंगे कि जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा उसका लिक्विफिकेशन उतना आसानी से हो सकता है। तो हम ये कह सकते हैं ना कि हायर इज द क्रिटिकल टेम्परेचर, ईजियर इज द लिक्विफिकेशन ऑफ दैट गैस। हायर is the critical temperature, easier is the liquefaction ऑफ गैस। तो इत्तेफाक से मुझे इसका डाटा मालूम है। इसका क्रिटिकल टेम्परेचर है 33 126 केल्विन, 33 केल्विन, 126 केल्विन, 134 केल्विन। कार्बन मोनोऑक्साइड का CH4 का है 190 केल्विन और 304 केल्विन। ये क्रिटिकल टेम्परेचर, इसका मतलब हुआ, क्रिटिकल टेम्परेचर का मतलब हुआ कि वह टेम्परेचर जिस पे वो गैस लिक्विफाइड होने लगता है। तो अगर हम टेम्परेचर घटाएंगे तो घटाने में सबसे पहले कौन आएगा? 304। तो मतलब सबसे पहले लिक्विफिकेशन किसका होगा? CO2 का। तो अब आप यूं कह सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ एडजॉर्प्शन तो CO2 का सबसे ज़्यादा होगा, उससे कम होगा CH4 का, उससे कम होगा CO का, उससे कम होगा N2 का और सबसे कम होगा हाइड्रोजन का। और ये डिसाइड हम करते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर के डाटा से। और बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इससे सवाल भी पूछता है कि बहुत सारे गैसेस का क्रिटिकल टेम्परेचर का डाटा दे दिया जाता है और कहा जाता है कि इनको सजाइए कि सबसे पहले किसका एडजॉर्प्शन होगा, चाहे वो एक्टिवेटेड चारकोल हो, चाहे प्लेटिनम हो, कहीं भी जो भी एडजॉर्बेंट है उस पर सबसे पहले किसका एडजॉर्प्शन होगा, सबसे ज़्यादा किसका एडजॉर्प्शन होगा। तो उसको डिसाइड करने का हमारे पास जो मेथड है वो है क्रिटिकल टेम्परेचर का डाटा। अगर क्रिटिकल टेम्परेचर का डाटा हमारे पास है तो हम आसानी से उसको डिसाइड कर सकते हैं कि किसका एडजॉर्प्शन सबसे पहले होगा। तीसरा फैक्टर हम कह सकते हैं नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट। नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट, तो एडजॉर्बेंट क्या करता है? सरफेस प्रोवाइड करता है। एडजॉर्बेंट सरफेस प्रोवाइड करेगा। एडजॉर्बेंट प्रोवाइड्स सरफेस। और दूसरा एक्टिव साइट्स। एक्टिव साइट्स, तो एडजॉर्बेंट तो गैस नहीं हो सकता, ये आप जानते हैं। एडजॉर्बेंट हो सकता है कि लिक्विड हो, एडजॉर्बेंट हो सकता है कि सॉलिड हो। जनरली एडजॉर्बेंट सॉलिड होता है। एडजॉर्बेंट जो है वो जनरली सॉलिड होता है। जनरली मैं लिख रहा हूं, नॉट ऑब्वियसली
जनरली सॉलिड। तो सॉलिड एडजॉर्बेंट जो होगा उसके नेचर पे डिपेंड करेगा। तो नेचर का मतलब हुआ पहला कि सॉलिड लिक्विड गैस एडजॉर्बेंट जो हुआ, एडजॉर्बेंट हो सकता है कि सॉलिड हो, लिक्विड हो, और गैस तो नहीं हो सकता है। मैंने कहा कि गैस नहीं हो सकता है, तो सॉलिड में एडजॉर्प्शन सबसे ज़्यादा होगा, लिक्विड में उससे कम होगा, क्योंकि सॉलिड जो है उसका सरफेस, उस पर एक्टिव साइट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। और सॉलिड से एडजॉर्बेट का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ, आप जानते भी हैं कि सॉलिड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा होता है, पहली बात। दूसरी बात कि इफ़ द एडजॉर्बेंट इज फाइनली पाउडर्ड, अगर वो एकदम पाउडर्ड स्टेट में है तो सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। देन सरफेस एरिया इज वेरी लार्ज। जब सरफेस एरिया बढ़ेगा तो एडजॉर्प्शन आसानी से होगा, एडजॉर्प्शन इंक्रीजेज। तो खैर, ये मैंने कहा कि एडजॉर्प्शन जो है वो सरफेस एरिया पे भी डिपेंड करेगा, ये फिजिकल एडजॉर्प्शन। तो एडजॉर्प्शन बढ़ेगा अगर सरफेस एरिया बढ़ता है तो ये हम कैरेक्टरिस्टिक की बात कर रहे हैं कि फिजिकल एडजॉर्प्शन का कैरेक्टरिस्टिक क्या है। तो ये तीसरा कैरेक्टरिस्टिक हम लोगों ने डिस्कस किया। चौथा कैरेक्टरिस्टिक हम डिस्कस कर सकते हैं इसका, रिवर्सिबिलिटी। फिजिकल एडजॉर्प्शन रिवर्सिबल होते हैं, फिजिसॉर्प्शन जो है वो रिवर्सिबल होते हैं। फिजिसॉर्प्शन इज रिवर्सिबल। क्यों रिवर्सिबल होते हैं, इसका मतलब समझ लीजिए पहले कि रिवर्सिबल का मतलब हुआ कि हम अगर एडजॉर्प्शन करा देते हैं, डिसॉर्प्शन करा देते हैं, फिर एडजॉर्प्शन करा सकते हैं, फिर डिसॉर्प्शन करा सकते हैं, मतलब ये बार बार एडजॉर्प्शन डिसॉर्प्शन करा सकते हैं, इसलिए रिवर्सिबल हुआ। और रिवर्सिबल होने का कारण हुआ कि सिंस वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन can be established again and again, so it is reversible। यही कारण है कि यह रिवर्सिबल होता है। अब आप बार बार डिसॉर्प्शन कराने के बाद एडजॉर्प्शन करा सकते हैं। पांचवा इसका कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग देख सकते हैं, डिसॉर्प्शन। डिसॉर्प्शन का मतलब तो बता दिया है, इट इज द रिवर्स ऑफ एडजॉर्प्शन। तो डिसॉर्प्शन हम बड़े आसानी से करा सकते हैं, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो बहुत ही वीक होता है। तो हम ये कहेंगे कि सिंस एडजॉर्बेंट एंड एडजॉर्बेट आर लूजली बॉन्डेड, ये लूजली बॉन्डेड होते हैं, सो कैन ईजिली बी डिसॉर्ब्ड, उनका आसानी से डिसॉर्प्शन कराया जा सकता है। तो डिसॉर्प्शन कराने का मेथड मैंने बताया भी था अभी जस्ट, कि बाय रिड्यूसिंग प्रेशर
रिड्यूसिंग प्रेशर, प्रेशर घटाकर, बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर, बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ा के। तो टेम्परेचर जब बढ़ाएंगे तो उसके काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, किसकी, एडजॉर्बेट मॉलिक्यूल्स की, और जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो ब्रेक हो जाएगा और डिसॉर्प्शन हो जाएगा। तो हम टेम्परेचर बढ़ा के भी डिसॉर्प्शन करा सकते हैं। छठवां इसका हम देख सकते हैं कि इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। इफेक्ट ऑफ प्रेशर देखने से पहले नेचर ऑफ लेयर्स जान लेते हैं, तब प्रेशर समझना आसान हो जाएगा। नेचर ऑफ लेयर्स, नेचर ऑफ लेयर्स। तो लेयर्स जो बनते हैं उसके बारे में बात करनी है। तो फिजिकल एडजॉर्प्शन में मल्टी लेयर बनता है, मल्टी लेयर बनेगा। क्यों? क्योंकि एक एडजॉर्बेट है, सपोज कीजिए कि यह एक एडजॉर्बेंट मॉलिक्यूल है, इसके ऊपर एक लेयर है, इसके ऊपर दूसरा लेयर है, तीसरा लेयर है। ये सारे के सारे लेयर्स वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के द्वारा जुड़े होंगे। मैं ये कह सकता हूं कि ऑल द लेयर्स आर attracted through van der Waal force of attraction, van der Waal force of attraction। तो सारे के सारे जो है वो van der Waal force of attraction से जुड़े होंगे, इसलिए यह एक मल्टी लेयर एडजॉर्प्शन हुआ। नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक है वो हम समझना चाहते हैं, एक्टिवेशन ऑफ एडजॉर्बेंट, एडजॉर्बेंट को एक्टिवेट करना। तो आप समझ रहे हैं एडजॉर्बेंट का काम क्या है, एडजॉर्ब करना। तो एडजॉर्बेंट के एक्टिवेशन का सीधा मीनिंग हुआ कि टू इन्हांस द कैपेबिलिटी ऑफ एडजॉर्बेंट टू एडजॉर्ब। इसका यही मतलब हुआ एक्टिवेशन का कि टू इन्हांस द कैपेबिलिटी ऑफ एडजॉर्बेंट टू एडजॉर्ब। एडजॉर्ब करने की कैपेबिलिटी उसकी बढ़ा देनी है, उसकी इफिशियंसी बढ़ा देनी है। तो उसका तरीका हो सकता है, पहला बाय मैकेनिकल रबिंग, मैकेनिकल रबिंग। अगर हम किसी चीज़ को, कोई सरफेस है, उसको रब करते हैं, उसको रगड़ते हैं, साफ़ करते हैं, तो उसका सरफेस साफ़ हो जाता है। और जब सरफेस साफ़ होगा तो एडजॉर्प्शन ज़्यादा होगा। यही ना हम इसका कैपेबिलिटी बढ़ा रहे हैं, उसकी इफ़िशियंसी बढ़ा रहे हैं एडजॉर्बेंट की। तो एफिशिएंसी बढ़ानी, इफिशिएंसी क्या, किस मायने में, कि वो ज़्यादा से ज़्यादा एडजॉर्प्शन कर सके। तो एडजॉर्प्शन करने के लिए उसका सरफेस खाली होना चाहिए। तो हमें करना क्या है, उसका सरफेस खाली करना है। तो सरफेस खाली करने के लिए हमको उसको पहले रब करना है, रगड़ के साफ कर सकते हैं, पहला। दूसरा हो सकता है बाय हीटिंग एट वेरी हाई टेम्परेचर। बहुत हाई टेम्परेचर पर उसको हीट कर दीजिए। हीट करने से क्या होगा, उसके सरफेस से जो भी मॉलिक्यूल्स हैं वो सब एस्केप आउट कर जाएंगे, डिसऑप्शन हो जाएगा, उसका सरफेस खाली हो जाएगा। जैसे चारकोल, एक होता है चारकोल, जब उसको खूब हीट किया जाता है तो बनता है एक्टिवेटेड चारकोल, एक्टिवेटेड चारकोल। और उस एक्टिवेटेड चारकोल को
एब्जॉर्ब करने की कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है और वह एक्टिवेटेड चारकोल डिफरेंट गैसेस को आसानी से एब्जॉर्ब कर लेता है। और दूसरी बात हो गई कि बाय इनलार्जिंग सरफेस एरिया, आप सरफेस एरिया बढ़ा दीजिए। तो सरफेस एरिया कैसे बढ़ा सकते हैं? बाय मेकिंग पाउडर्ड, बाय मेकिंग पाउडर्ड। हम उस एडजॉर्बेंट को पाउडर में कन्वर्ट कर दे। आप जानते हैं कि जितने बार किसी भी, जैसे सपोज कीजिए कि ये सब्सटेंस है इतना बड़ा, इसको हम 3 टुकड़ों में बांटेंगे तो 3 टुकड़े जो बने, ध्यान दीजिए, 3 टुकड़े जो बने, देखिए ये सरफेस बढ़ गया यहाँ और ये दोनों बढ़ा, फिर ये बढ़ा, ये बढ़ा। ये तो पहले से था, ये भी पहले से था, लेकिन ये एक नया सरफेस आया, ये एक नया सरफेस आया, यह भी एक नया सरफेस आया। तो सरफेस एरिया बढ़ जाता है और सरफेस एरिया बढ़ने से एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा, मतलब वो उसकी इफिशिएंसी बढ़ जाएगी। यही तो एक्टिवेशन में हम करते हैं। 7वां पॉइंट हम समझ सकते हैं, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। इफेक्ट ऑफ प्रेशर, प्रेशर का असर क्या होगा? तो मैं समझा दूं कि यह जो इफेक्ट है केवल गैसियस एडजॉर्बेट के लिए होता है। दिस इज ओनली फॉर गैसियस एडजॉर्बेट। यह गैसियस एडजॉर्बेट के लिए ही होता है। ये अगर लिक्विड कोई एडजॉर्बेट है तो उस पर प्रेशर का असर नहीं होगा, क्योंकि लिक्विड और सॉलिड पर प्रेशर का असर होता नहीं है, इनकम्प्रेसिबल होते हैं वो। इसलिए हम इसको पहले ही लिख दे रहे हैं कि ये केवल गैसियस एडजॉर्बेट के लिए होगा, जो एडजॉर्बेट जो गैस है। तो समझ लीजिए कि अगर ये हमारा सरफेस है, ये हमारा सरफेस है, इस पर हमने एक लेयर एडजॉर्प्शन करा दिया हुआ है। अब इसके ऊपर दूसरा लेयर हमको एडजॉर्प्शन कराना है, तो क्या करेंगे? प्रेशर बढ़ाएंगे इसके ऊपर। जब प्रेशर बढ़ाएंगे, प्रेशर अप्लाई करेंगे, तो एक दूसरा लेयर बनेगा, एक तीसरा लेयर बनेगा। तो कह सकते हैं कि ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर formation of multi-layer takes place। मल्टी-लेयर का फॉर्मेशन होगा एंड सिंस फिजिसॉर्प्शन इज मल्टी-लेयर, so it increases। यह मल्टी लेयर होता है, इसलिए यह बढ़ेगा, ये इंक्रीज करेगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि प्रेशर बढ़ाने से फिजिकल एडजॉर्प्शन बढ़ता है। और एक देख सकते हैं हम लोग, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा? तो आप समझ रहे हैं कि जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे, आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, काइनेटिक एनर्जी ऑफ एडजॉर्बेट increases, so desorption takes place। डिसॉर्प्शन टेक्स प्लेस। अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो डिसॉर्प्शन होगा, मतलब एडजॉर्प्शन डिक्रीज करेगा। एडजॉर्प्शन टेम्परेचर बढ़ाने से डिक्रीज करेगा। कौन सा एडजॉर्प्शन? फिजिकल एडजॉर्प्शन। टेम्परेचर बढ़ाने से डिक्रीज करेगा। इतनी सी बात हमें समझ लेनी है। तो ये पूरा का पूरा मैंने समझाया है आपको फिजिकल एडजॉर्प्शन के बारे में। अब बात करते हैं केमिकल एडजॉर्प्शन के बारे में।
तो केमिकल एडजॉर्प्शन में जैसा कि कहा कि केमिकल बॉन्ड जो होगा, जैसे कि कोवैलेंट बॉन्ड इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है केमिकल एडजॉर्प्शन के लिए। केमिकल एडजॉर्प्शन में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो केमिकल बॉन्ड बड़ा स्ट्रॉन्ग होगा, तो स्ट्रॉन्गर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण जो इंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन है वो ज़्यादा होता है। फिर उसके बाद बात आई कि ये रिवर्सिबल होगा कि नहीं होगा, तो निश्चित रूप से नहीं होगा, क्योंकि एक बार आपने केमिकल बॉन्ड तोड़ दिया तो फिर वो केमिकल बॉन्ड बनने के लिए कुछ एनर्जी, कुछ क्राइटेरियन को फॉलो करना होता है, जो फॉलो नहीं होने पर फिर वो एडजॉर्प्शन नहीं हो पाएगा, तो ये रिवर्सिबल नहीं होता है। तो कुछ बातें हैं जो फिजिकल एडजॉर्प्शन से अलग हैं, हम देखते हैं कि क्या क्या बातें हो सकती हैं। तो केमिकल बॉन्ड के लिए कहा, तो ये जो केमिकल बॉन्ड होता है वो कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्गर होता है, ये स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होता है, तो इसका इंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन ज़्यादा होगा, इंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन ज़्यादा होता है, ये हाइयर होता है। और मुझे याद है कि 80 to 240 किलो जूल के आसपास होता है इंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन, तो ये बात याद रखनी है। और ये कह सकते हैं कि ये इरिवर्सिबल होता है नेचर में, इरिवर्सिबल एंड हाईली स्पेसिफिक होगा, एंड हाईली स्पेसिफिक, ये स्पेसिफिक होगा नेचर में। तो ये बातें होती हैं, ये हाईली स्पेसिफिक होते हैं। स्पेसिफिक क्यों होते हैं? क्योंकि सभी दो सब्सटेंस के बीच में, किन्हीं दो सब्सटेंस के बीच में हमेशा केमिकल बॉन्ड नहीं बन सकता है, उसके लिए कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस होते हैं, नेचर होते हैं, जिसके बाद ही केमिकल बॉन्ड बन सकता है। तो ये किसी दो, मतलब किन्हीं दो के बीच में केमिकल बॉन्ड नहीं बनते हैं, इसलिए ये हाईली स्पेसिफिक होते हैं। तो हम सीधा चलते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिसॉर्प्शन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिसॉर्प्शन। चूंकि फिजिकल एडजॉर्प्शन में बहुत सारी बात एक्सप्लेन कर चुके हैं, तो इसमें उतना ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं, आप समझ जाएंगे। पहला इसका स्पेसिफिसिटी हम देख सकते हैं, स्पेसिफिक नेचर। ये स्पेसिफिक होते हैं। स्पेसिफिक होने का मतलब कि किन्हीं खास एडजॉर्बेंट पे किसी दूसरे खास एडजॉर्बेंट का ही एडजॉर्प्शन हो सकता है। हम ऐसा कह सकते हैं ना कि केमिकल बॉन्ड कैन बी एस्टैब्लिश्ड between two particular substances only, two particular substances only. So it is highly specific, हम लोग इसको हाईली स्पेसिफिक कहते हैं। ये किन्हीं दो सब्सटेंस के बीच में नहीं बन सकता है, इसलिए हम कहते हैं कि ये स्पेसिफिक होते हैं। दूसरा, इंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन, इंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन। चूंकि केमिकल बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, जो कोवैलेंट बॉन्ड की बात हम किए, केमिकल बॉन्ड जो होता है वो स्ट्रॉन्गर होता है, स्ट्रॉन्गर होता है। सो इंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन इज हाई, इंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन ये हाई होता है, और वो कितना होता है? 80 to 240 किलो जूल मोल इनवर्स। ये स्ट्रॉन्गर होने के कारण इसका स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन बहुत ज़्यादा होता है। तीसरा हम कह सकते हैं कि ये इरिवर्सिबल होते हैं नेचर में, इरिवर्सिबल होते हैं नेचर में। इरिवर्सिबल का मतलब हुआ कि एक बार डिसॉर्प्शन करा दिया
तो फिर दोबारा हम एडजॉर्प्शन नहीं करा सकते हैं, क्योंकि उस दोबारा केमिकल बॉन्ड बनेगा ही नहीं। तो हम ये कह सकते हैं वंस डिसॉर्प्शन टेक्स प्लेस, desorption takes place, the chemical bond cannot formed, केमिकल बॉन्ड नहीं बनाया जा सकता है। इसलिए हम कहते हैं कि इट इज इरिवर्सिबल, ये इरिवर्सिबल होते हैं। फिजिकल एडजॉर्प्शन में जो बात किया था नेचर ऑफ एडजॉर्बेट के बारे में, तो यहाँ कह सकते हैं कि क्रिटिकल टेम्परेचर का केमिकल एडजॉर्प्शन में कोई रोल नहीं होता है। क्रिटिकल टेम्परेचर का कोई रोल नहीं होता। क्रिटिकल टेम्परेचर कितना हो इससे कोई मतलब नहीं है। वहाँ केवल बात ये होनी चाहिए कि संभावना क्या है केमिकल बॉन्ड बनने की। तो हम केवल इतनी ही बात पर अपने आप को कंसंट्रेट करते हैं। तो ये इरिवर्सिबल नेचर के होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं, और इंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन इसका बहुत ज़्यादा होता है। इफेक्ट ऑफ, या यूँ कह दीजिए फॉर्मेशन ऑफ लेयर, फॉर्मेशन ऑफ लेयर, लेयर कैसा बनेगा ये समझ लेना है। तो आप समझ लीजिए कि ये सपोज करते हैं कि यह एक एडजॉर्बेंट है, इसके ऊपर एक लेयर है जिसका केमिकल बॉन्ड बना। तो हम ये कह सकते हैं ना कि केमिकल बॉन्ड इज पॉसिबल विथ द एडजॉर्बेट that are in the direct contact, जो डायरेक्ट कांटेक्ट में हो ऑफ द एडजॉर्बेंट, जो एडजॉर्बेंट के डायरेक्ट कांटेक्ट में हो, और वैसा केवल एक ही लेयर होगा। only one layer is in the direct contact to the adsorbent। एडजॉर्बेंट के डायरेक्ट कांटेक्ट में केवल एक ही लेयर होगा। तो आप समझ गए होंगे कि हम कह सकते हैं कि केमिसॉर्प्शन एक मोनोलेयर एडजॉर्प्शन है। केमिसॉर्प्शन जो हुआ यह एक मोनोलेयर एडजॉर्प्शन है, मोनोलेयर एडजॉर्प्शन, यह मोनोलेयर एडजॉर्प्शन। तो केमिकल एडजॉर्प्शन में एक से ज़्यादा लेयर बनेगा ही नहीं। तो जाहिर सी बात है कि इस पर प्रेशर का भी असर नहीं होगा, क्योंकि प्रेशर से तो दूसरा लेयर बनना है। इफेक्ट ऑफ प्रेशर, तो हम ये कह सकते हैं कि केमिकल एडजॉर्प्शन जो है वो मोनोलेयर है, इज मोनोलेयर। और जब आप प्रेशर बढ़ाएंगे तो मल्टीलेयर का फॉर्मेशन होगा। मल्टीलेयर से कोई फर्क तो पड़ना नहीं है। मल्टीलेयर के बन जाने से हमारे एडजॉर्प्शन पे, केमिकल एडजॉर्प्शन पे कोई फर्क पड़ना नहीं है, इसलिए इस पर प्रेशर का कोई असर होगा नहीं। सो इट इज नॉट अफेक्टेड बाय प्रेशर। इस पर प्रेशर का कोई असर नहीं होता है। प्रेशर चाहे जितना भी बढ़ा लें, केमिकल एडजॉर्प्शन पर कोई असर होगा नहीं। छठवां हम कह सकते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, तो यहाँ बातें कुछ उल्टी है। कहता है कि टेम्परेचर बढ़ाने से, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर
ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर chemisorption increases first, पहले chemisorption बढ़ता है and then starts to decrease, उसके बाद वो घटने लगता है। chemisorption धीरे धीरे घटने लगता है। ऐसा क्यों होता है इसको समझ लेते हैं हम लोग कि आखिर टेम्परेचर बढ़ाने से chemisorption बढ़ता क्यों है, ये समझ लेना है। ग्राफ से पहले देख लीजिए, इस पर ले लीजिए टेम्परेचर, इस पर ले लीजिए टेम्परेचर और यहाँ अमाउंट ऑफ एडजॉर्प्शन, और अमाउंट ऑफ केमिकल एडजॉर्प्शन ले लेना है। तो कहता है कि पहले वो बढ़ेगा, उसके बाद फिर घट जाएगा। तो बढ़ेगा क्यों, ये भी समझ लीजिए। जैसे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, जब इसको पैलेडियम के सरफेस पे डाला जाता है तो पहले एट लोअर टेम्परेचर इट इज फिजिकल एडजॉर्प्शन। लोअर टेम्परेचर पर यह फिजिसॉर्प्शन होता है, ये फिजिकल एडजॉर्प्शन होता है। लोअर टेम्परेचर पर यह फिजिकल एडजॉर्प्शन होता है। जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, जब टेम्परेचर आप बढ़ाते हैं तो ये जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है ये टूट के हाइड्रोजन एटम में कन्वर्ट हो जाता है, और यह एटम नाउ दिस एटम इज रेडी टू फॉर्म केमिकल बॉन्ड। अब यह केमिकल बॉन्ड बना सकता है और इसीलिए वह फिजिकल एडजॉर्प्शन कन्वर्ट हो गया किसमें, केमिकल एडजॉर्प्शन में। और फिर जब और टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो डिसॉर्प्शन होगा। इसीलिए कहा जाता है कि केमिकल एडजॉर्प्शन में जब टेम्परेचर बढ़ाया जाता है तो एडजॉर्प्शन पहले बढ़ता है, उसके बाद फिर घटता है। तो बढ़ने का कारण यही हुआ कि जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वो गैस के मॉलिक्यूल्स जो भी एडजॉर्बेट है वो एक्टिवेट हो जाता है, वो एटॉमिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, और एटॉमिक फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद वो केमिकल बॉन्ड बना सकता है। आप जानते हैं कि मॉलिक्यूल्स कभी भी केमिकल बॉन्ड नहीं बना सकता है, केमिकल बॉन्ड केवल और केवल एटम ही बना सकते हैं। इसलिए यहाँ ये बात हुई कि पहले टेम्परेचर बढ़ाने से वो केमिकल एडजॉर्प्शन बढ़ा और उसके बाद फिर से घटने लगा। तो ये मैंने कुछ जानकारी दी है आपको फिजिकल एडजॉर्प्शन और केमिकल एडजॉर्प्शन के बारे में। इसके बाद टॉपिक्स जो है वो इसकी थियोरी है, एडजॉर्प्शन की थियोरी ऑफ एडजॉर्प्शन, जिसमें फ्रीडलिच का एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, लैंगमूर का एडजॉर्प्शन आइसोथर्म वगैरह दिया गया है। मतलब ये है उस थियोरी में केवल यही पढ़ना है, हालांकि हम लोग पढ़ चुके हैं उसको ऑलरेडी, कि टेम्परेचर का इफेक्ट और प्रेशर का इफेक्ट एडजॉर्प्शन पे क्या होगा, इसी को हम लोगों को समझना है उस थियोरी में। और ये एडजॉर्प्शन का अंतिम पोर्शन होगा। एडजॉर्प्शन के बाद कैटालिसिस है, उसके बाद कोलॉइड है। इस चैप्टर में 3 चैप्टर्स का कम्बिनेशन है ये सरफेस केमिस्ट्री, और हम इसको बारी बारी से पढ़ेंगे। तो ये मैंने आपको आज समझाया कि फिजिकल एडजॉर्प्शन और केमिकल एडजॉर्प्शन क्या होता है। मतलब एडजॉर्प्शन का क्लासिफिकेशन हमने जो किया ऑन द बेसिस ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एडजॉर्बेट एंड एडजॉर्बेंट, तो वो मैंने समझा दिया आपको डिटेल में। एक रिक्वेस्ट है कि अगर हमारे कोई नए व्यूअर हैं जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक देना ना भूलें अगर वीडियो अच्छा लगता है तो। हमें कमेंट भी लिखें कि आपको कैसा लगा ये देखकर। तो फिर नेक्स्ट अगले वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी, और उस वीडियो में टॉपिक जो डील किया जाएगा, तीसरा लेक्चर होगा वो, उसमें जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है थियोरी ऑफ एडजॉर्प्शन। धन्यवाद।